भारत का इतिहास राजवंशों, युद्धों और सभ्यताओं की कहानी है, लेकिन इनमें से एक साम्राज्य जिसने 3 शताब्दियों तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट को प्रभावित किया, मुगल साम्राज्य। ये सिर्फ एक सत्ता का इतिहास नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति, आर्किटेक्चर, राजनीति और धर्म की जटिल यात्रा थी। आज हम जानेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य का राइज हुआ, कैसे वो अपने चरम पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का डाउनफॉल शुरू होता गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। बाबर का जन्म 1483 में एंडीजेन फरगाना में हुआ था, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में मौजूद है। बाबर को तिमूर और चंगेज खान दोनों की वंशवली मिली थी। बाबर के अंदर एक बहादुर योद्धा और सपने देखने वाले शासक दोनों के गुण मिलते हैं, लेकिन अपने शुरुआती जीवन में बाबर को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। फरगाना की गद्दी पर बैठने के बाद बाबर के खिलाफ षड्यंत्र, राजनीतिक साजिश और लड़ाइयाँ होती रही हैं। काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर ने अपना ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया, जहां पर सुल्तान ऑफ दिल्ली आपस में कमजोर हो चुके थे। 16वीं सदी की शुरुआत में भारत एक ऐसी भूमि बन चुकी थी जहां पर कई छोटी बड़ी सल्तनत और राज्य बिखर चुके थे। दिल्ली सल्तनतें अपने डाउनफॉल की ओर जा रही थी। लोधी वंश की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोधी अपनी सेना में आपस में अनुशासन बनाने में असफल हो रहे थे। राजनीतिक अस्थिरता, राज्यों की आपस में लड़ाइयां और प्रजा की असंतुष्टि ने भारत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां पर बाहरी शासक का दाखिल होना आसान हो चुका था। 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। एक तरफ था इब्राहिम लोधी अपनी लाखों की सेना के साथ, और दूसरी तरफ थे बाबर, जिनके पास थे कुल 12,000 सिपाही। लेकिन बाबर के पास थी रणनीति वाली तोपें, आर्टिलरी और तुर्की की रणनीति। जब युद्ध शुरू हुआ, इब्राहिम लोधी की विशाल सेना बाबर की तोपों और रणनीति के सामने टिक न सकी। इब्राहिम लोधी मैदान जंग में मारा गया और इस तरह लोधी वंश का डाउनफॉल हुआ। ये लड़ाई भारत में मुगल साम्राज्य का पहला कदम थी। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने अपने आप को विजेता नहीं बल्कि शासक साबित किया। उन्होंने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर एक कठोर योद्धा के साथ साहित्य प्रेमी और प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने अनुभवों को लिखा, जिससे उनकी गहराई को देखा जा सके और समझा जा सके। उसके बाद के कुछ वर्ष उन्होंने अपने विरोधी राजाओं को दबाने और अपने राज्य को मजबूत बनाने में बिताए। लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद जब उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, तो उसके सामने एक विशाल लेकिन अस्थिर साम्राज्य था। एक तरफ उन्हें अपने पिता की विरासत को संभालना था, तो दूसरी तरफ उन्हें उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ना था जो कि मौके का फायदा उठाना चाहते थे। यही दौर उनकी असल परीक्षा का था। हुमायूं की सबसे बड़ी चुनौती थी साम्राज्य में एकता बनाए रखना। बाबर ने भले ही दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अफगान सरदार, राजपूत राजा और दिल्ली सल्तनत की ताकतें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शेर खान, जो कि आगे जाकर शेरशाह सूरी नाम से मशहूर हुआ था, वो बंगाल के रास्ते धीरे धीरे अपनी ताकत का विस्तार कर रहा था। उसके अलावा हुमायूं को अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा। कामरान, हिदायत और अस्करी सत्ता के लालच में उससे टकराते रहे। कामरान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कभी भी दिल्ली पर अपना दावा करने को तैयार रहता था। यह आंतरिक कला हुमायूं के रास्ते में बाधा बन गई। हुमायूं का शासनकाल लगातार युद्धों से घिरा रहा। एक तरफ उन्होंने बहादुर शाह का सामना किया, तो दूसरी तरफ बंगाल और बिहार के रास्ते शेर खान अपनी ताकत बढ़ा रहा था। हुमायूं ने बहादुर शाह को तो हराया, लेकिन बंगाल में उसे शेर खान की हार का सामना करना पड़ा। सन 1539 की चौसा की लड़ाई और सन 1540 की कन्नौज की लड़ाई ने उनकी किस्मत बदल दी। शेर खान ने उन्हें बुरी तरह हराया और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। हुमायूं के लिए ये निर्वासन का समय था। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हामिदा के साथ कठिन परिस्थिति में भटकता रहा, कभी राजस्थान के रेगिस्तानों में, कभी सिंध नदी के किनारे। आखिर में उन्हें ईरान के शाह के पास शरण लेनी पड़ी। यह वो समय था जब हुमायूं की जिंदगी बिल्कुल बिखर चुकी थी। लेकिन हुमायूं की सबसे बड़ी ताकत थी उसका सब्र और उसका विश्वास। उसने हार मानने की बजाय धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत की। ईरान के शाह तहमास्प से मदद लेकर उसने अपनी सेना दोबारा खड़ी की और आखिरकार शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसने मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। सन 1555 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत के बाद हुमायूं ने दिल्ली गद्दी वापस हासिल कर ली। हुमायूं की सफलताएं जितनी बड़ी थी, उसकी वापसी उतनी ऐतिहासिक थी। लेकिन दुर्भाग्य से सन 1556 में 1 साल गद्दी संभालने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में अकबर गद्दी पर बैठे। शासन की शुरुआत में बैरम खान ने संरक्षक की भूमिका निभाई और अकबर को मजबूत राजनीतिक अधिकार दिया। धीरे धीरे अकबर ने प्रशासन को अपने हाथ में लिया और साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अकबर का शासनकाल केवल युद्ध और विजयों के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधारों और रिलीजियस टॉलरेंस के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने शासन के विस्तार की शुरुआत अफगान और राजपूत विरुद्ध युद्ध से की। अकबर ने मालवा, गुजरात, बंगाल, बलूचिस्तान जैसे महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना अधिकार स्थापित किया। सबसे अहम बात यह है, उन्होंने राजपूत राज्य को न केवल युद्ध द्वारा बल्कि वैवाहिक और राजनीतिक समझौते से अपने साथ जोड़ा। अकबर का साम्राज्य उस दौर का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उन्होंने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। यह एक सामान्यवादी धर्म था जिसमें विभिन्न धर्म के सामान्य गुणों को मिलाया गया। खासकर
हिंदू, इस्लाम, जैन, पारसी और ईसाई जैसे धर्म के विचारों को सम्मिलित किया गया। इन नीतियों ने विभिन्न धर्म और जातियों को मुगल साम्राज्य से जोड़ने की अहम भूमिका निभाई। प्रशासनिक दृष्टि से अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, जिससे सेना और प्रशासन में अनुशासन आया। भूमि व्यवस्था सुधारने के लिए अकबर ने जब्ती सिस्टम लागू किया। इससे किसानों और राज्य दोनों को लाभ हुआ। अकबर केवल विजेता नहीं बल्कि दूरदर्शक शासक भी थे। उनका दरबार हमेशा कवियों, वैज्ञानिकों से भरा रहता था। विद्वानों की उपस्थिति ने उनके दरबार को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। मुगल साम्राज्य के इतिहास में जहांगीर का शासन एक अलग ही पहचान रखता है। जहांगीर का नाम सुनते ही हमारे मन में ऐसे शासक की छवि उभरती है जो न केवल राजनीति और प्रशासन में दक्ष था बल्कि प्रकृति की सुंदरता, चित्रकला और स्थापत्य कला में गहरी रुचि रखते थे। उनके शासन काल को मुगल काल का गोल्डन एज कहा गया है। जहांगीर को विशेष रूप से चित्रकला और मिनिएचर पेंटिंग्स का जबरदस्त शौक था। उन्होंने दरबार में श्रेष्ठ कलाकारों को संरक्षण दिया। दरबार के चित्रकारी जैसे मंसूर, अबुल हसन, बिसनदास और गोवर्धन ने उनके काल में अद्भुत कृतियां रची। जहांगीर का नाम इतिहास में उस शासक के रूप में दर्ज है जिसने मुगल साम्राज्य को राजनीतिक शक्ति में नहीं बल्कि कला और संस्कृति में अमर बना दिया। मुगल साम्राज्य का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अकबर के समय में जहाँ साम्राज्य ने सबसे बड़ी स्थिरता, संस्कृति विविधता देखी, वहीं शाहजहां के दौर में कला, संस्कृति, समृद्धि अपने उत्कर्ष पर पहुंची। लेकिन शाहजहां के बाद अब औरंगजेब सत्ता में आए तो मुगल साम्राज्य एक नए मोड़ पर पहुंचा। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य का चरम तो था, लेकिन यहीं से उनके डाउनफॉल की नींव रखी गई। उन्होंने अपने भाइयों दारा शिकोह, मुराद और शुजा से संघर्ष करके सिंहासन प्राप्त किया। दारा शिकोह की हत्या और शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने सन 1658 से गद्दी संभाली। इस समय तक साम्राज्य का विस्तार साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैल चुका था। यही समय मुगल शक्ति का सबसे चरम था। औरंगजेब ने अपनी नीतियों से साम्राज्य को और मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने साउथ इंडिया पर विशेष ध्यान दिया, बीजापुर और दक्कन तक झंडा फहराया। लेकिन यह विस्तार साम्राज्य की स्थिरता की बजाय बोझ बन गया। इतने बड़े भूमि भाग पर शासन करना आसान नहीं था और निरंतर युद्धों ने खजाना खाली कर दिया था। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो औरंगजेब की नीति डाउनफॉल की बड़ी वजह बनी। अकबर ने जहां सोले कुल की नीति अपनाई, वहीं औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, जिसकी वजह से हिंदू प्रजा में असंतुष्टि बनती गई। मराठा, राजपूत और जाट जैसी जातियां धीरे धीरे मुगल सत्ता से असंतुष्ट होती गईं और विद्रोह की ओर बढ़ती चली गईं। खासकर मराठाओं के साथ संघर्ष ने साम्राज्य को गहराई से हिलाकर रख दिया। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी लगातार दक्कन में मुगल सत्ता को चुनौती देते रहे। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल लगभग दक्षिण भारत के युद्धों में गुजार दिए। लेकिन इन युद्धों में ना तो मुगल सत्ता पूरी तरह से विजय हो पाई और ना ही मराठा पूरी तरह से दब पाए। इस लंबे संघर्ष ने साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। इसके अलावा औरंगजेब ने प्रशासन पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया। लगातार युद्धों की वजह से दिल्ली दरबार से दूरी बनी रही, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, स्थानीय गवर्नरों की शक्ति बढ़ती चली गई और साम्राज्य का प्रशासन ढीला पड़ने लगा। सैनिकों का खर्च इतना बढ़ चुका था कि खजाना खाली हो चुका था और जनता पर करों का बोझ भी बढ़ गया था। औरंगजेब का शासनकाल साम्राज्य का चरम तो था, लेकिन यही चरम उनके डाउनफॉल का संकेत था। सन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो प्रशासन ऊपर से तो मजबूत दिखता था, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका था। शासक कमजोर निकले। औरंगजेब को जो वक्त साम्राज्य को स्थिर करने में लगाना था, वो वक्त व्यर्थ चला गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया और 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों का सामना एक कमजोर ताकत बनकर रह गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 बेटे बहादुर शाह, अजीमुन शाह और काम बख्श के बीच उत्तराधिकारियों का युद्ध हुआ। बहादुर शाह प्रथम विजयी हुए, लेकिन उनका शासन मात्र कुछ वर्षों तक ही चला। बहादुर शाह प्रथम कमजोर और बुजुर्ग थे, जो कि साम्राज्य में एकजुट बनाने में असफल रहे। बहादुर शाह की मौत के बाद अब मुगल सल्तनत में सिंहासन का खेल शुरू हो गया और उत्तराधिकारी के दौर में राजकुमार आपस में लड़ते और इस मौके का फायदा विदेशी ताकतें उठाती। इस संघर्ष ने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया। इसी अराजकता के बीच मराठा, जाट, सिख और राजपूत जैसी स्थानीय शक्तियां मजबूत होती गईं। उधर मुगल दरबार भ्रष्टाचार और षड्यंत्र का अड्डा बन चुका था। वजीर और उमरा अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे थे। इस विघटन का सीधा फायदा विदेशी शक्तियों ने उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाया और फिर धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगे और भारत की संपदा पर कब्जे की राह बन गई। औरंगजेब के बाद की अराजकता ने ही अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का रास्ता दिया। प्राचीन काल में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो स्थायी रूप से शासन स्थापित नहीं कर पाया। उसके आक्रमण ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बाहरी शक्तियों की ओर से आने वाले खतरों के प्रति अलर्ट कर दिया। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने भारत के अंदर कदम रखा। मुगल साम्राज्य का डाउनफॉल और भारतीय राजाओं का आपसी कंपटीशन ने अंग्रेजों को अपनी सरकार स्थापित करने का अवसर दे दिया। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां इस डाउनफॉल का निर्णायक साबित हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। वो भारत जो पहले कभी विश्व गुरु कहलाता था, धीरे धीरे अंग्रेजी ताकतों का गुलाम बन गया। इन युद्धों के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया
और मुगल बादशाह सिर्फ नाम के बादशाह रह गए। दिल्ली के लाल किले में बैठे मुगल बादशाह अब अंग्रेजों की इजाजत से ही शासन कर रहे थे। उनकी शक्ति अब केवल कागजों और मोहर तक ही सीमित रह गई थी। असल सत्ता अंग्रेजों के हाथों में ही थी। सन 1857 का विद्रोह मुगल साम्राज्य की आखिरी गूंज साबित हुई। सिपाही क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को बगावत का प्रतीक बना दिया गया, लेकिन जब अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया तो मुगल साम्राज्य की आखिरी सांसें भी खत्म हो गईं। सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। बहादुर शाह जफर को रंगन निर्वासन कर दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह मुगल साम्राज्य का अंत और अंग्रेजों का उदय भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ बना। मुगल साम्राज्य का उदय और डाउनफॉल सिर्फ भारत की गाया नहीं थी, बल्कि इस बात का भी सबूत थी कोई सत्ता स्थायी नहीं रहती।